जय हिंद दोस्तों। आज हम सब फिर एक नए वीडियो के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं। आज की आपकी क्लास सीटेट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास है, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्जाम के लिए दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें जो हम सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को कवर करेंगे वो जूनियर का है दोस्तों, जो सिक्स से लेकर 8 तक होता है। तो दोस्तों अगर हम सब प्राइमरी की बात करें तो प्राइमरी के में जितने आपके ऑफलाइन मोड पेपर हुए थे, एग्जाम ऑनलाइन हुए हैं, दोनों को हम सब कवर कर चुके हैं, जो कि आपको इसी प्ले लिस्ट में मिल जाएगा। हम सब शुरुआत किए हैं जो आपका जूनियर हुआ था दोस्तों 6 से 8 तक। इसमें हम सब सीडीपी और जो आपका साइंस होता है दोस्तों उसको कवर कर रहे हैं। कल हमने जो है सीडीपी को कवर किया था, आज हम सब दोस्तों साइंस को कवर करेंगे। इसमें दोस्तों आज जो पेपर को हम सब सॉल्व करेंगे वह पेपर आपका 17 जनवरी 2022 को पूछा गया था। तो दोस्तों अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। यहाँ पे आपको सभी सब्जेक्ट को कवर कराया जाएगा, नए स्टडी मटेरियल के साथ साथ, और जो आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हुआ है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों को। तो दोस्तों उसकी पीडीएफ भी आप सबके लिए टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करा दिया जाता है। आइए चलिए हम सब आगे बढ़ते हैं और क्लास की शुरुआत करते हैं दोस्तों। यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन की शुरुआत होती है। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 2 कॉलम दिए गए हैं। कॉलम से आपको मिलान करना है। पहले में लिखा गया है विटामिन और खनिज, और दूसरे कॉलम में लिखा गया है अभावजन्य रोग विकार। तो दोस्तों जो पहला है दोस्तों कह रहे विटामिन ए, उसके सामने लिखा गया है गाइटर घेंघा। दूसरा जो है दोस्तों बी, कह रहे विटामिन बी, उसमें आरक्ता। विटामिन सी स्कर्वी, या फिर विटामिन डी दोस्तों आयरन लोहा, जिसे हम छिड़ता डिस्टेन बेरे बेरे रेक्ट्रस, ये सब दिए गए हैं दोस्तों। इसमें आपको मिलान करना है। पहले हम ऑप्शन को देख लेते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं कि जो ए है दोस्तों चौथा सही है। अगर इसको हम ऑप्शन न लेके दोस्तों आपको हम सीधे मिला के ही बता देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन से आप सॉल्व कर लीजिएगा। हम पहले क्वेश्चन को देखते हैं, उसको हम मिला ही देते हैं। चलिए हम पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए दोस्तों जो विटामिन ए की बात कर रहे हैं, विटामिन ए ये किस में जाएगा? यह जाएगा आपका छिड़ता में, ऑप्शन नंबर जो चौथा है। और विटामिन बी की बात करें तो दोस्तों विटामिन बी से क्या होता है? विटामिन बी से बेरी बेरी, तो विटामिन बी से किस में चला जाएगा? 5वें में चला जाएगा दोस्तों। और विटामिन सी की बात करें तो विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी से स्कर्वी, तो जाहिर सी बात है दोस्तों जो विटामिन सी इसके सामने ही दोस्तों इसमें चला जाएगा। विटामिन सी से क्या होता है? स्कर्वी। और दोस्तों जो आयरन है, लोहा है दोस्तों, उससे क्या होता है? उससे आपका ऑप्शन नंबर दूसरे में चला जाएगा दोस्तों, कह रहे हैं अरक्ता, या फिर एनीमिया आप कह सकते हैं। कि जो एनीमिया रोग किस कारण से होता है? तो आप जानते हैं जब लोहे की कमी, आयरन की कमी हमारे शरीर में होती है तो फिर वह एनीमिया बीमारी होती है। तो ये दोस्तों आपका सॉल्व हो गया। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं ईंधनों के अपूर्ण दहन से उत्पन्न होने वाली वह गैस कौन सी है जो विषैली है और रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटा देती है? दोस्तों ऑप्शन है पहला कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी नाइट्रोजन ऑक्साइड, या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों सल्फर डाइऑक्साइड। इसमें जो कि सही है दोस्तों ऑप्शन बी इज राइट आंसर। करें कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कोई 200 केजी द्रव्यमान का पिंड किसी चिकने घर्षण रहे क्षैतिज पृष्ठ पर 5 मीटर सेकंड के नियत वेग से फिसल रहा है। इस पिंड को इसी वेग से गतिमान बनाए रखने के लिए आवश्यक बल है दोस्तों कितना है? ऑप्शन है पहला 10,000 न्यूटन, या फिर दोस्तों 1,000 न्यूटन, या फिर 100 न्यूटन, या फिर दोस्तों 0। तो इसमें आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी दोस्तों 0। जब वो फिसल रहा है तो दोस्तों इसमें जो कि आपका सही आंसर होगा 0, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसमें 0 इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि जो द्रव्यमान है दोस्तों नियत वेग से फिसल रहा है। कैसे फिसल रहा है? नियत वेग से फिसल है, कोई घर्षण नहीं है, तो दोस्तों इसलिए जो है इसमें आपका 0 होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं इंद्रधनुष के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है कि सामान्यतः वर्षा के पश्चात दृष्टि गोचर होता है। दूसरा कथन है दोस्तों इंद्रधनुष के समय सूर्य आकाश में ऊंचाई पर होता है। तीसरा कथन है केंद्र इंद्रधनुष का प्रक्षेपण करने के लिए एक प्रक्षेपक की पीठ सूर्य की ओर होनी चाहिए। ऑप्शन जो चौथा कथन है दोस्तों, कह रहे हैं इंद्रधनुष के निर्माण में जल की सूक्ष्म बूंद प्रिज्म की भांति कार्य करती है। तो हम ऑप्शन देख लेते हैं। पहला ऑप्शन है, कह रहे हैं पहला दूसरा तीसरा सही है। बी ऑप्शन है एक पहला तीसरा चौथा सही है। फिर सी ऑप्शन है दूसरा तीसरा चौथा सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पहला दूसरा चौथा सही है।
इसमें जो सही होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, पहला भी सही है, तीसरा भी सही है, चौथा भी सही है, यही 3 सही हैं, बाकी सारे गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसको भी आपको मिलान कहना है। पहले कॉलम में लिखा गया, फिर दूसरा कॉलम है। पहले कॉलम में लिखा गया शैवाल, दूसरे कॉलम में लिखा गया है दोस्तों कॉलमोडोमोनस। दूसरे में दोस्तों जीवाणु है, उसके सामने अमीबा लिखा गया है। तीसरे में कवक है, उसके सामने ओमिक्रॉन लिखा गया है। चौथा है दोस्तों डी प्रोटोजोआ, उसके सामने लिखा गया है स्फेरेजिलस या फिर लैक्टोबैसिलस। पांचवां है दोस्तों। अब इसमें मिलान करना है। अब देखिए दोस्तों, जो शैवाल है, शैवाल क्या है, शैवाल के सामने एकदम सही है, कह रहे हैं कैलोमिडोनस, ये सही होगा। और बी दोस्तों जो जीवाणु है, जीवाणु किस में जाएगा, जीवाणु जो है आपका लास्ट में चला जाएगा लैक्टोबैसिलस। और जो दोस्तों कवक है, कवक किस में जाएगा, कवक आपका जाएगा स्फेरेजिलस में। और जो लास्ट है दोस्तों प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ के जो है अमीबा, ऑप्शन नंबर दूसरे में चला जाएगा। ये दोस्तों आपका मिलान हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कह रहे हैं मान लीजिए कि आप किसी गैलरी में दीवार पर लगे किसी समतल दर्पण के सामने खड़े हैं। आप दर्पण से 3 मीटर दूरी पर तथा आपका मित्र 4 मीटर दूरी पर खड़ा है। आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या होगी दोस्तों। आप जो है कितना है, 3 मीटर है, आपका मित्र 4 मीटर है। कह रहे हैं आपके मित्र के प्रतिबिंब और आपके बीच की दूरी क्या है दोस्तों, 8 मीटर, 7 मीटर, 6 मीटर, फिर 4 मीटर। अब इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी 7 मीटर। राइट आंसर 7 है दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें सौर परिवार के नीचे दिए गए ग्रहों में उसे चुनिए जिसका घूर्णन अक्ष अत्यधिक झुका है, जिसके परिणाम स्वरूप यह कक्षीय गति करते समय अपने पृष्ठ पर रुढ़कता सा प्रतीत होता है। ऑप्शन है दोस्तों पहला ध्रुव है, ऑप्शन बी दोस्तों नेपट्यून है, ऑप्शन सी शनि या फिर ऑप्शन डी दोस्तों यूरेनस। अब इसमें दोस्तों जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यूरेनस। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहे हैं वायुमय ध्वनि की चाल 3 से 20 मीटर सेकंड है। यदि किसी ध्वनि तरंग के तरंग दैर्ध्य 6 से 40 सेंटीमीटर है तो इसका आवर्त काल क्या है। हम ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है दोस्तों 5 सेकंड, ऑप्शन बी दोस्तों कह रहे हैं 2 सेकंड, ऑप्शन सी 0.5 सेकंड और ऑप्शन डी दोस्तों कह रहे हैं 0.02 सेकंड। अब इसमें जो कि राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी होगा दोस्तों 0.02 सेकंड। आवर्तकाल क्या होगा 0.02 सेकंड। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए किसी एक ऑक्साइड का जलीय विलयन नीले लिटमस विलयन को लाल कर देता है। ऑप्शन है दोस्तों पहला कॉपर ऑक्साइड, ऑप्शन बी कैल्शियम ऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड या फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब इसमें राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सॉरी ऑप्शन नंबर सी होगा सल्फर डाइऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कह रहे हैं क्रोमियम लेपन के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है दोस्तों। इसमें असत्य पूछा है। करें क्रोमियम विद्युत लेपन के लिए उपयोग में लिया जाता है दोस्तों क्योंकि पहला ऑप्शन है इसका अविभावमंद है, वह संचारित नहीं होता, या फिर ऑप्शन सी दोस्तों इस पर खरोच नहीं पड़ते, ऑप्शन डी इससे पूरी वस्तु के निर्माण के हिसाब से यह महंगा है दोस्तों। अब इसमें जो कि सही आंसर होगा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों इसका अविभावमंद होता है। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहे हैं नीचे दिए गए स्तंभ दिया गया है तो कह रहे हैं स्तंभ ए में दी गई फसल बोने काटने की विधियों के स्तंभ बी में दिए गए उनके कथनों से मिलान करिए दोस्तों। हम पहले कथन देख लेते हैं स्तंभ ए से और स्तंभ बी से। कह रहे हैं फसल काटना, उसके सामने लिखा गया है बूंद बूंद करके सीधे जड़ों के पास गिरता है दोस्तों। जल जो है बूंद बूंद करके जड़ों के पास सीधा गिरता है। अब इसमें बी है दोस्तों दावना गहाना, उसके सामने लिखा गया है विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतरित उगाना। अब ऑप्शन सी है जो दोस्तों वो सी कथन दिया गया है, कह रहे हैं फसल चक्रण, फसल परिपक्व होने पर कटाई करना, या फिर डी है दोस्तों टपक प्रणाली। अब टपक प्रणाली की बात करें तो उसके सामने लिखा गया है दानों को भूसे से अलग करना। अब दोस्तों आपको इसका ऑप्शन ना देकर सीधा मिलान ही कर दे रहे हैं। कह रहे हैं फसल काटना।
अब फसल काटने की बात करें तो इसमें जो इसका मिलान होगा, अब फसल काटने की बात करें, फसल कब कटाई होगा दोस्तों, जब फसल पक जाएगी तभी तो फसल की कटाई होती है। तो इसमें पहला चला जाएगा दोस्तों तीसरे में। अब दवाना करें, दवाना या फिर गहाना, तो इसी दोस्तों इसमें जो चला जाएगा इसके बी है दोस्तों, बी दूसरे के सामने रहेगा। विभिन्न फसलों को बारी बारी से एकांतरित उगाना दोस्तों। अब इसमें नहीं दोस्तों, यह नहीं होगा, इसमें जो बारी बारी से कह रहे हैं तो इसमें सी चला जाएगा, सी दूसरे में जाएगा, क्योंकि इसमें बारी बारी की बात करें, बारी बारी से एकांतरित उगाना दोस्तों फसल चक्र। फसल चक्र का मतलब होता दोस्तों जब हम फसल को बारी बारी से उगाते हैं तो यही आपका क्या कहलाता है, फसल चक्र। अब दवाना गहाना का मतलब होता है दोस्तों जब हम किसी जैसे दवाना, जब हम दाने को अलग करते हैं, इसे हम दवाना कहते हैं ना, जब दबा दिए, तो जब दाने को भूसे से अलग करते हैं तो यही आपका कहलाता है दवाना। तो इसमें जो दोस्तों ये चला जाएगा चौथे में, ये आपका दूसरे में था। और फसल काटना का दोस्तों किस में था, इसमें आपका ए में था। बचा कर दोस्तों टपक प्रणाली। टपक प्रणाली से इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि बूंद बूंद जब हमको ड्रिप के माध्यम से, फसल की जब हम ड्रिप के माध्यम से सिंचाई करते हैं तो यही आपका कहलाता है टपक प्रणाली। ये आपका मिलान हो गया दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जब मानव श्वसन के दौरान ऑक्सीजन अंदर खींचते हैं तब निम्न में से कौन सी क्रिया संपादित नहीं होती है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा गया है। जब हम मानव जो है ऑक्सीजन को अपने अंदर खींचते हैं तो कौन सी क्रिया नहीं संपादित होती। पहला ऑप्शन है नाखूनों से हवा अंदर ले जाती है। अब बी है दोस्तों पसलियाँ बाहर की ओर गत करती हैं। सी है दोस्तों मध्यपट ऊपर उठता है। या फिर लास्ट है दोस्तों फेफड़े फैलते हैं। अब इसमें जो कि राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या नहीं होता है दोस्तों, इसमें नहीं पूछा गया है तो नहीं क्या होता है, नहीं यही होता है कि मध्यपट ऊपर उठता है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी गलत है, गलत के साथ चले जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं कि जाइलम के संदर्भ में गलत कथन का चुनाव करिए। पहला ऑप्शन है यह एक ऊतक है। बी है दोस्तों यह एक नली जैसी वाहिका है। ऑप्शन सी दोस्तों यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भाग तक संवहन करता है। लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि वाष्पोत्सर्जन इसमें चूसड़ बल उत्पन्न करता है। अब इसमें राइट आंसर जो है, राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यह भोजन तथा पोषक तत्वों का पत्तियों से पौधे के अन्य भागों तक संवहन करता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया दोस्तों। कैसा क्या बनाया, आपने एक सुई छिद्र कैमरा बनाया है और आप इसके पर्दे पर किसी दूरस्थ रंगीन भवन का प्रतिबिंब प्राप्त करना चाहते हैं। पर्दे पर बढ़ने वाला प्रतिबिंब होता है दोस्तों सदैव ही दोस्तों क्या होगा। ऑप्शन है दोस्तों पहला वास्तविक उल्टा रंगीन और अत्यधिक छोटा। ऑप्शन बी दोस्तों वास्तविक सीधा रंगीन और अत्यधिक छोटा। या फिर ऑप्शन सी दोस्तों वास्तविक पार्श्व परावर्तित रंगीन और अत्यधिक छोटा। लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं आभासी सीधा रंगीन और अत्यधिक छोटा। अब इसमें जो कि सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर ए कह रहे हैं वास्तविक होगा, उल्टा होगा, रंगीन और अत्यधिक छोटा होगा। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं निम्नलिखित में से उस धातु को चुनिए जो दिल H2SO4 से अभिक्रिया करती है परंतु दोस्तों HCl से गर्म करने पर भी अभिक्रिया नहीं करती है। पहला ऑप्शन है कैल्शियम, दूसरा ऑप्शन है आयरन, तीसरे ऑप्शन पे देखते हैं। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों कॉपर है, चौथा ऑप्शन है मैग्नीशियम। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर कॉपर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों कह रहे हैं कि धमनियों के विषय में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। किसके विषय में दोस्तों, धमनियों के विषय में। पहला कथन है कह रहे हैं धमनिया में रुधिर वाहिनियां हैं जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। दूसरा कथन है करें यह सुनिश्चित करने के लिए कि रुधिर केवल हृदय से शरीर के सभी भागों की ओर प्रवाहित होता है धमनियों में वाल्व होते हैं। या फिर तीसरा कथन है धमनियों की भित्तियां अपेक्षाकृत पतली होती हैं। अब हम इसके ऑप्शन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि केवल एक सही है, या फिर दोस्तों केवल दो सही है, केवल या फिर एक और दो सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है एक और तीन सही है। तो इसमें जो कि राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए सही होगा, केवल एक सही है। अब एक कह रहे थे कि धमनियां और रुधिर वाहिनियां हैं
जो ऑक्सीजन समृद्ध रुधिर को हृदय से उच्च दाब पर शरीर के सभी भागों में ले जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि पौधों के नीचे दी गई विशेषताओं पर विचार कीजिए दोस्तों। पौधे के बारे में विशेषता दी गई है, उसको आपको विचार करना है। पहला है कह रहे हैं चौड़ी चपटी पत्तियां। दूसरा कथन है दोस्तों तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण। तीसरा कथन है दोस्तों जड़ों का बहुत गहराई तक पहुंचना। या फिर दोस्तों चौथा कथन है वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम हास्य। या फिर दोस्तों पांचवा कथन है कह रहे शंकुआकार पौधे जिनकी शाखाएं तिरछी हैं दोस्तों। अब पौधे के बारे में बात करें थे, पौधे के बारे में कौन सा कथन सही है। अब हम ऑप्शन पहले देख लेते हैं। अब इसमें क्वेश्चन जो बन रहा है पूछ रहे हैं कह रहे इनमें से मरुस्थलीय पौधे में पाए जाने वाली वे सामान्य लक्षण बताइए। पहला ऑप्शन है पहला दूसरा चौथा पांचवा सही है। फिर दूसरा ऑप्शन है दोस्तों तीसरा और चौथा सही है। या फिर तीसरा ऑप्शन है दोस्तों तीसरा चौथा सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है तीसरा चौथा पांचवा सही है। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों उसको आपको बताना है। तो इसमें जो कि राइट आंसर होगा, इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों दूसरा तीसरा और चौथा सही है। अब दूसरा जो बात कर रहे थे, दूसरा कह रहे थे कि तने द्वारा प्रकाश संश्लेषण दोस्तों, ये तो सही है ऑप्शन ओ। तीसरा है दोस्तों यह मरुस्थलीय पौधों की बात करें, मरुस्थलीय पौधे में हम सब बात करें तो जो वहाँ पे नाकफनी होती है दोस्तों, वह किस तरीके से आप अपना प्रकाश संश्लेषण करती है, वह तने द्वारा करती है, आप जानते रहिए, इसलिए यह कथन सही होगा। अब तीसरे की अगर हम बात करें तो जड़ों का बहुत गहराई तक जाना, जड़ें जो है पानी की तलाश में काफ़ी गहराई तक जाती हैं, ये भी सही है। और चौथा जो कथन है दोस्तों वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का बहुत कम हासिल दोस्तों, ऑप्शन नंबर इसलिए आपका दूसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है। दूसरा कथन है दोस्तों प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है। तीसरा कथन है कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में CO2 मुक्त होती है और O2 प्रयुक्त होती है। चौथा कथन है प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है। पांचवा कथन है प्रकाश संश्लेषण दिन और रात्रि दोनों समय पर होता है। अब देखिए दोस्तों इसमें जो कथन दिया गया है, पहला ऑप्शन दिया गया है, पहला कह रहे हैं पहला दूसरा तीसरा सही है, या फिर दोस्तों दूसरा तीसरा चौथा सही है, फिर तीसरा ऑप्शन जो दिया गया है पहला चौथा पांचवा सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों पहला दूसरा चौथा सही है। अब इसमें जो कि सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी सही होगा। कह रहे हैं पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, चौथा भी सही है दोस्तों। जो पहला कह रहे थे कि जो पहला कथन है कह रहे हैं प्रकाश संश्लेषण में सौर ऊर्जा रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित होती है दोस्तों, यह भी आपका सही है। और दूसरे की बात करें तो दूसरा कह रहे थे प्रकाश संश्लेषण में CO2 और जल का उपयोग होता है दोस्तों, ये भी सही है। अब इसमें दोस्तों जो लास्ट चौथा कह रहे थे कि प्रकाश संश्लेषण में O2 मुक्त होती है और CO2 प्रयुक्त होती है, यह भी ऑप्शन सही है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों। पहला कथन है कह रहे हैं क्षुद्रांत अत्यधिक कुंडलित नली है जिसकी लंबाई बृहदांत से कम होती है। दूसरा है दोस्तों दूसरा कथन कह रहे हैं क्षुद्रांत यकृत और अग्नाशय से स्राव प्राप्त करती है। ऑप्शन तीसरा कथन है दोस्तों यकृत शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है जो पित्त रस स्रावित करती है। चौथा कथन है कह रहे हैं कि अग्नेयसायक रस वसाओं पर क्रिया करके उन्हें सरल रूप में परिवर्तित कर देती है, यह आपका चौथा कथन हो गया। अब इसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, पहला ऑप्शन है कह रहे हैं पहला और दूसरा सही है, बी ऑप्शन है दूसरा और तीसरा सही है, सी ऑप्शन है दोस्तों चौथा और पहला सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है पहला दूसरा तीसरा सही है। अब इसमें दोस्तों जो कि सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी दूसरा और तीसरा सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों उसको भी आपको मिलान करना है, कॉलम 1 में कॉलम 2 से मिलान करना है। पहला कॉलम के नीचे लिखा गया है दोस्तों पेनिसिलिन, उसके सामने दोस्तों रॉबर्ट कोच लिखा गया है। चेचक का टीका ग्रोगर मेंडल लिखा गया है। किंडवन दोस्तों लुई पैस्चर लिखा गया है। या फिर ब्रेसिलिस एंथ्रोसिस दोस्तों उसके सामने अलेक्जेंडर फ्लेमिंग लिखा गया है। और जो पांचवा लास्ट है दोस्तों कह रहे हैं एडवर्ड जेनर। अब इसमें दोस्तों मिलान करना है। अब मिलान की बात करें तो जो पेंसिलिन है दोस्तों उसका जो है क्या है, पेंसिलिन चला जाएगा आपका, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में चला जाएगा। एक मिनट दोस्तों, हाँ पेंसिलिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग में चला जाएगा। जो चेचक का टीका है दोस्तों, चेचक का टीका किस में जाएगा, एडवर्ड जेनर में जाएगा। किस में जाएगा,
एडवर्ड जेनर में लास्ट में। इसमें अगर हम सब बात करें किंडवन दोस्तों किस में जाएगा? किंडवन लुईस पास्चर है। लुईस पास्चर कौन सा ऑप्शन है दोस्तों? तीसरा ही ऑप्शन है। और चौथा दोस्तों कह रहे हैं ब्लेजियस एंथ्रोसिस, ये दोस्तों रॉबर्ट कोच में चला जाएगा, पहला चला ही जाएगा। यह मिलान हो गया दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन से कथन कि चुंबकीय बल रेखाओं और प्रकाश के किरणों के संबंध में अलग अलग तौर पर सही है दोस्तों? पहला कथन है कह रहे हैं ये अमूर्त संरचनाएं हैं, या फिर दूसरा है दोस्तों कह रहे हैं ये दृष्ट निरूपण है जो भौतिक परिघटनाओं को समझने में मदद करते हैं। पहला ऑप्शन है दोस्तों केवल एक सही है। बी ऑप्शन है 1 और 2 सही है। तीसरा ऑप्शन है दोस्तों केवल 2 सही है। फिर चौथा ऑप्शन है दोस्तों 1 और 2 दोनों सही हैं। अब इसमें जो कि सही आंसर होगा बी दोस्तों 1 और 2 दोनों सही हैं। इसमें जो लास्ट ऑप्शन था दोस्तों दोनों को नहीं मना कर रहा है, ना 1 सही ना 2 सही है। तो इसमें राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान पाठचर्या की संज्ञानात्मक वैधता की संकल्पना की सबसे बेहतर व्याख्या करता है? पहला ऑप्शन है कह रहे हैं पाठचर्या में हस्त गतिविधियों पर केंद्रीकरण। बी ऑप्शन है दोस्तों करें पाठचर्या सामग्री की उपयुक्तता। सी ऑप्शन है करें सतत आकलन पर ध्यान। या फिर लास्ट ऑप्शन है पाठचर्या में संवैधानिक मूल्यों के प्रति सम्मान। अब इसमें जो कि सही आंसर होगा दोस्तों करें पाठचर्या सामग्री की आयु उपयुक्तता। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं एनसीएफ 2005 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान पाठचर्या का विशिष्ट लक्षण होना चाहिए दोस्तों? पहला ऑप्शन है करें विज्ञान को भौतिक रासायनिक विज्ञान और जीव विज्ञान जैसे विभिन्न विषयों के रूप में पढ़ाना शुरू करना चाहिए। या फिर बी ऑप्शन है कह रहे हैं विज्ञान की विषय वस्तु को माध्यमिक स्तर के विज्ञान के तनुकृत रूप में स्वीकार करना चाहिए। सी ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं कि अकादमिक और व्यावसायिक धाराओं के बीच कड़ा पृथक्करण होना चाहिए। या फिर लास्ट ऑप्शन है कह रहे हैं कि वैज्ञानिक संकल्पनाओं तथा मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोग द्वारा पहुंचा जाना चाहिए। अब इसमें जो कि सही आंसर है दोस्तों, जो कि राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, जो कि आपका वैज्ञानिक संकल्पनाओं तक मुख्यतः गतिविधियों और प्रयोगों द्वारा पहुंचा जाना दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें निम्नलिखित में कौन सी रणनीति विज्ञान शिक्षा में शहर गांव के बीच की खाई को समाप्त करने में मददगार सिद्ध नहीं होगी दोस्तों? इसमें नहीं पूछा गया है। पहला ऑप्शन है करें पाठचर्या में ग्रामीण जीवन शैलियों को प्रतिबिंबित करना। ऑप्शन बी दोस्तों भोजन जैसे मुद्दों को कृषि अर्थव्यवस्था के संदर्भ में पढ़ाना। सी ऑप्शन है दोस्तों क्लस्टर और ब्लॉक स्तर पर विज्ञान कैंपों और प्रदर्शनियों का आयोजन करना। डी ऑप्शन है करें ग्रामीण स्कूलों पाठचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। कौन दोस्तों नहीं सिद्ध नहीं होगा? तो उसमें जो कि आपका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी दोस्तों, ग्रामीण स्कूलों पाठचर्या को अपेक्षाकृत सरल संकल्पनाओं पर आधारित करना। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला जो क्वेश्चन दिया गया है दोस्तों कह रहे हैं कि अपनी कक्षा 7 के विद्यार्थियों के साथ एक शिक्षिका समझने का प्रयास कर रही है कि पौधे कैसे उगते हैं। उन्होंने अपने स्कूल के बगीचों में टमाटर के बहुत से बीज विभिन्न स्थानों और विभिन्न गहराइयों पर बोए और उनकी देखभाल के कुछ समय बाद उन्होंने पाया कि कुछ बीज न तो पौधे के रूप में वृद्धि करना, यहाँ पे कह रहे हैं कुछ बीज ने तो पौधों के रूप में वृद्धि करना आरंभ कर दिया, जबकि अन्य मर गए दोस्तों। कुछ बीज हैं उन्होंने पौधे के रूप में वृद्धि कर रहे हैं, लेकिन कुछ बीज जो है नहीं जामे जो मर गए हैं। कह रहे हैं कि शिक्षिका ने विद्यार्थियों से कहा कि वे अपने अवलोकनों का प्रयोग करके सोचे कि वे क्या, आगे बढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि अवलोकनों का प्रयोग करके सोचे कि क्या कारक हो सकते हैं जिनके कारण कुछ भी विकसित नहीं हुए, जो इस गतिविधि द्वारा कौन सी प्रक्रिया कौशल को विकसित होने की संभावना है दोस्तों। कहने का तात्पर्य कि शिक्षिका है कुछ टमाटर के बीज को बोई, कुछ बीज उसमें जामे, कुछ बीज नहीं जामे। और वो बालकों के अपने जो उसके स्टूडेंट हैं उनको बोल रही है कि आप सब सोचिए क्यों कुछ बीज जामे कुछ बीज नहीं जामे। अब इसमें जो पहला ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं परिकल्पना करना, पूर्वानुमान लगाना या फिर वर्गीकरण करना, जो दोस्तों मापन करना। अब वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे बालक करने का क्या उद्देश्य होता है उसको आपको बताना है। तो दोस्तों जाहिर सी बात है कि परिकल्पना करना, इससे बालक क्या करेंगे, सोचेंगे, समझेंगे, सोचने का प्रयास करेंगे ऐसा क्यों हुआ, क्यों कुछ बीज जामे कुछ बीज नहीं जामे। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं।
अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, करें 18 से 22 में एलेक्सिस सेंट मार्टिन नामक व्यक्ति गोली लगने से बुरी तरह घायल हुआ। गोली से वह क्षतिग्रस्त हो गया तथा अमाशय में एक छिद्र हो गया। उसे विलियम्स वुड नामक अमेरिकी सैनिक चिकित्सक के पास ले जाया गया। चिकित्सक ने उसकी जान तो बचा ली, परंतु वह अमाशय में छिद्र भली भांति बंद न कर सका तथा उसने छिद्र को पट्टी से ढक दिया। उसने इस अवसर का प्रयोग अमाशय के अंदर झाँककर पाचन प्रक्रिया को समझने के लिए किया। अब जो हम इसे क्वेश्चन पहले कथन कुछ बनाया है उसको समझते हैं। करें विज्ञान की विषय वस्तु के विकास के बारे में निम्नलिखित कौन सी समझ इस अनुच्छेद से संप्रेषित होती है दोस्तों। जो पहला है दोस्तों, पहला कथन कह रहे हैं विज्ञान व्यवस्थित रूप से पूर्व निर्धारित चरणों के अनुकूल अग्रसर होता है दोस्तों। दूसरा कथन है विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन पहला दोस्तों केवल एक सही है। ऑप्शन बी दोस्तों केवल 2 सही है। ऑप्शन सी 1 और 2 सही है। फिर लास्ट ऑप्शन है दोस्तों ना तो 1 सही है ना तो ना 1 ना 2 सही है दोस्तों। अब इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा उसको आपको बताना है। इसमें राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी सही होगा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। केवल 2 सही है। कहने का तात्पर्य विज्ञान में ध्यानपूर्वक अवलोकन की आवश्यकता होती है दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। कह रहे हैं विज्ञान के शिक्षण और अधिगम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सी एक वांछनीय प्रक्रिया नहीं है दोस्तों। इसमें नहीं पूछा गया। पहला ऑप्शन है कह रहे हैं जहाँ भी आवश्यकता हो वहाँ अन्य विषयों से प्रचुर मात्रा में उदाहरण और अंतर्दृष्टियों प्रयोग करनी चाहिए। अगला जो ऑप्शन है दोस्तों कह रहे हैं कि ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने पर होना चाहिए, गलत उत्तर पर नहीं। सी ऑप्शन दोस्तों कह रहे हैं मुक्त क्रीड़ा और खुले अन्वेषण को महत्व देना चाहिए। डी ऑप्शन है दोस्तों संकल्पनात्मक अस्पष्टता को बढ़ाने के लिए स्थानीय संदर्भों का प्रयोग करना चाहिए। इसमें जो कि निगेटिव पूछा है दोस्तों, निगेटिव का क्या होगा जो कि उसको आपको बताना है। इसमें जो कि राइट आंसर होगा बी दोस्तों। कह रहे हैं कि ध्यान छात्रों से सही उत्तर प्राप्त करने के लिए होना चाहिए, गलत उत्तर को नहीं। ऐसा नहीं कि अगर बालक कोई गलत उत्तर बता रहा है तो उसे नहीं आप ध्यान देंगे, उसे नहीं नोटिस करेंगे। तो आपको दोनों को नोटिस करना है, चाहे गलत आंसर बताए बालक चाहे सही आंसर बताए। इसलिए यह गलत है, गलत के साथ चला जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। कह रहे हैं कि विभवांतर की संकल्पना समझने के लिए एक शिक्षिका पानी की टंकी का उदाहरण देती है जिससे पानी उच्च दाब से निम्न दाब की ओर गति करता है। वह किसी अनुदेशात्मक युक्ति का प्रयोग करे दोस्तों। ऑप्शन है तर्क देना, बी दोस्तों तुल्य रूपता, या फिर सी दोस्तों वास्तविकता वस्तुएं, या फिर डी दोस्तों खुले सिरे वाले सवाल पूछना दोस्तों। अब इसमें जो कि सही आंसर होगा क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी तुल्य रूपता दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कह रहे हैं कि एक शिक्षिका अपने कक्षा 7 के छात्रों को विभिन्न प्रकार की मृदा से परिचित करवाने का प्रयास कर रही है। वे 3 प्रकार की मृदा का नाम बताने से शुरुआत करती है दोस्तों। बलुई मृदा, मृदम मृदा या फिर दुमटी मृदा। वह हर मृदा को गुणधर्मी की व्याख्या उसके कड़ी प्रकृति, आगे देखते हैं, कड़ी प्रकृति के आधार पर करती है। फिर वह छात्रों को हर प्रकार की मृदा का एक नमूना दिखाते हैं और सब नमूनों की अंतर श्रावण दर में अंतर को दर्शाते हैं दोस्तों। जांच उन्मुखीकरण की दृष्टि से आप इस उपागम को कैसे मूल्यांकित करेंगे दोस्तों। पहला ऑप्शन है करें यह एक प्रभावशाली उपागम है जो जांच को बढ़ावा देती है। बी ऑप्शन है दोस्तों मृदा के अधिक नमूनों का निर्देशन उपागम को जांच उन्मुख बना देगा। सी ऑप्शन है करें जांच को बढ़ावा देने के लिए यह एक प्रभावशाली उपागम नहीं है। डी ऑप्शन है करें अंत में प्रश्नों को पूछना उपागम की जांच को उन्मुख बना देता है। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। करें कि एक जलती हुई मोमबत्ती एक कांच के जार से ढकने पर कुछ समय पश्चात बुझ जाती है। उपरोक्त अवलोकन से निम्न में कौन से निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं दोस्तों। ऑप्शन है पहले कथन दिया गया है दोस्तों। पहला कथन है कह रहे हैं कि पहला कथन मोमबत्ती के जलने के लिए वायु आवश्यकता होती है। ऑप्शन कथन बी दोस्तों मोमबत्ती के जलने के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। पहला है दोस्तों
पहला सही है, दूसरा सही है, या फिर पहला और दूसरा सही है, फिर लास्ट ऑप्शन है ना तो पहला सही है ना तो दूसरा सही है। इसमें जो कि राइट आंसर होगा दोस्तों केवल एक सही है। मोमबत्ती को जलने के लिए दोस्तों वायु की आवश्यकता होती है, तभी मोमबत्ती जलेगी, इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। यहाँ पे हम सब दोस्तों आज कवर किए जो आपका 17 जनवरी 2022 को क्वेश्चन पेपर हुआ था, इसमें हम सब साइंस को कवर किए हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अब इसी के साथ यह क्लास ही में समाप्त करते हैं, आपसे फिर एक नई वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।